हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 22 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोज एक डेली बेसिस पे फैक्चुअल डाटा एंड कोट डिस्कस करते हैं बिकॉज यू कैन यूज ऑल दीज डाटा एंड द कोट इनटू योर आंसर राइटिंग सो दैट आपके जो आंसर राइटिंग है उसमें निखार आए एंड कुछ एडिशनल मार्क्स आप अच्छे से फेच कर सकते हो बिकॉज डाटा इज द पॉइंट जहां पर आप अपने बात को वैलिडेट करते हो। सो विदाउट डिलेइंग लिस्ट सी द डाटा फर्स्ट। तो पहले आपका जो कोट है ये सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस के अंतर्गत आएगा। देख सकते हो, पावर हैज ओनली वन ड्यूटी टू सिक्योर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो कहीं पर भी अगर आपको पावर शेयरिंग या फिर गवर्नमेंट के बारे में लिखना है या फिर कोई अथॉरिटी या ऑफिशियल्स के बारे में लिखना है तो वहां पर आप इसे कोट कर सकते हो, पावर हैज ओनली वन ड्यूटी टू सिक्योर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये कोट बेसिकली बेंजामिन डिसरेली का है। एंड नाउ वी कम टू द फैक्ट। एजुकेशन पर लगातार क्वेश्चंस आती हैं, दैट्स व्हाई आपको याद रखनी है। एजुकेशन के मामले में सबसे बड़ा इश्यू आपको ही पता है, फंड का आता है, चाहे वो एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें। तो एजुकेशन के टॉपिक पर आपको कुछ लिखना है जहां पर कुछ रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। तो एक तो आप लिखोगे कि एजुकेशन में जो खर्च की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही कम। देख सकते हो डाटा के अनुसार नियरली 3.2% ऑफ जीडीपी जो एजुकेशन पर खर्च किया गया है 2020-21 के पीरियड में। एंड दूसरा फैक्ट आपका इनइक्वलिटी को लेकर है। इनइक्वलिटी आपको ही पता है, इट कम्स अंडर द सोशल इश्यूज। एंड इसके अंतर्गत अगर हम फैक्ट की बात करें तो ये जो आपका ऑक्सफैम स्टडी है जो इनइक्वलिटी के बारे में जानकारी देता है, तो ये जो आपका वायरस आया था एंड वायरस के कारण जो इनइक्वलिटी स्प्रेड हुई उनका ये रिलेशन को स्टडी करके ये बता रहा है कि जो टॉप 1000 बिलियनियर्स हैं उनको प्री कोविड 19 टाइम्स की स्थिति में आने के लिए मात्र 9 मंथ ही लगे हैं और वो अपने प्रीवियस टाइम्स में यानी कि पहले की जो स्थिति थी नॉर्मलसी में आराम से आ गए। लेकिन यही अगर हम बात करें पुअरेस्ट क्लास की तो उनको अपने नॉर्मल जीवन अटेंड करने के लिए फिर से वो नॉर्मलसी लाने के लिए लगभग 10 साल लगेंगे। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो बिलियनियर को 9 मंथ ही लगे नॉर्मलसी हासिल करने में और पुअरेस्ट को 10 साल लगेंगे अपने नॉर्मल स्थिति में आने के लिए। एंड इट कैन बी यूज्ड इन द एसे जहां पर आपका इनइक्वलिटी की बात निकल कर आती है, राइजिंग इनइक्वलिटी की बात निकल कर आती है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है इनइक्वलिटी का, आपको तो पता ही है, क्वेश्चन में आते भी है। सो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द आर्टिकल। 5 आर्टिकल आज डिस्कस करने हैं हमें। पहला है आपका सीएजी का रिपोर्ट इंडियन रेलवेज के फाइनेंसेस को लेकर एंड कुछ फाइंडिंग हम देखेंगे सीएजी रिपोर्ट की क्या निकल कर आई है। लेकिन सबसे पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे के टॉपिक में आएगा। एंड आपको ही पता है जब हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज की तो प्रॉफिटेबिलिटी क्रंच देखने को मिलती है क्योंकि ये 2 सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर देखा जाए तो एक तो फ्राइट सर्विसेज जिसके तहत गुड्स को कैरी आउट किया जाता है फ्रॉम द ट्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर एंड बदले में इनको इनकम जनरेट होता है। दूसरा पैसेंजर सर्विसेज। पैसेंजर सर्विसेज में जो पैसेंजर्स होते हैं उनको लेके जाया जाता है फ्रॉम द वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन और इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो भी रेवेन्यू का एक सोर्स है। लेकिन क्या की फाइंडिंग है, तो की फाइंडिंग आप देख सकते हो जो रिसिप्ट है यानी कि रिसिप्ट मतलब इनकम में कमी आई है। अगर हम बात करें 2019-20 की तो जो टोटल रिसिप्ट है इंडियन रेलवेज का वो 8.3% से डिक्रीज हुआ है। एंड यही अगर हम 2018-19 की बात करें तो ये जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है 6.4% ही डिक्रीज हुआ था। लेकिन 2019-20 में देख सकते हो ये डिक्रीमेंट 8.3% है जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड ऑफ 2018-19। दूसरा की फाइंडिंग
क्रॉस सब्सिडाइजेशन, क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब पता है आपको? इसके अंतर्गत बेसिकली आपको ये बातें तो पता होंगी कि जो फ्राइट से जो रेवेन्यू आती है रेलवेज को, वो काफी ज्यादा मात्रा में आती है, एंड कहीं ना कहीं जो पैसेंजर सर्विसेज रेलवे प्रोवाइड करता है उससे रेवेन्यू बहुत ही कम आती है। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट फ्राइट ट्रैफिक के कारण रेलवे को मिलती है उसका यूटिलाइजेशन कंपनसेट करने के लिए ऑन द लॉसेस जो वो पैसेंजर एंड अदर कोचिंग सर्विसेज के कारण फेस करती हैं, इसी को हम कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। यानी कि एक के प्रॉफिट को हमने यूटिलाइज किया टू कवर द लॉस, सिंपल है, ठीक है। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन देखने को मिला है। एंड तीसरा है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो की जब हम बात करते हैं तो ये जो ऑपरेटिंग रेशियो, पहली बात तो ये कि जो वर्किंग एक्सपेंडिचर है, वर्किंग एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी खर्च किए जाते हैं रेलवे के द्वारा डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए विद रेस्पेक्ट टू द रेवेन्यू जो अर्न करते हैं फ्रॉम द वेरियस ट्रैफिक सोर्सेज, उसका रेशियो को हम कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो जितना ज्यादा हाई रहेगा उतनी कम क्षमता होती है गुड रेवेन्यू, सरप्लस रेवेन्यू जनरेट करने की, एंड बिकॉज उनके पास सरप्लस रेवेन्यू नहीं हो पाएंगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो प्रॉपरली नहीं कर सकते रेलवे सेक्टर में। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब नए नए कोचेज बनाना या फिर रेलवे ट्रैक बनाना, एडवांसमेंट करना रेलवेज का इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इन सब पर खर्चे कम हो जाएंगी। एंड जो 2018-19 के पीरियड में ऑपरेशनल रेशियो आप देख सकते हो 97.29% था और 2019-20 में बढ़ के 98.36% हो गया है। दैट मीन्स इट इज नॉट ए गुड थिंग बिकॉज हायर रेशियो इंडिकेट व्हाट? पुअर एबिलिटी टू जनरेट सरप्लस। एंड क्या रिकमेंडेशंस की गई हैं तो देख सकते हो आप। पहली बात तो फ्राइट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर दिया जाए। फ्राइट बास्केट को डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये हुआ कि अभी जो भी फ्राइट सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे वो और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए सो दैट फ्राइट से रेवेन्यू इनकी बढ़े एंड इनकी अर्निंग में बढ़ोतरी हो। साथ ही साथ जो आइडल एसेट्स हैं रेलवे के, आइडल एसेट्स यानी कि रेलवे के लोग आप देखते होंगे लेट्स से कि रेलवे का लैंड है ना, रेलवे के कोचेज में हो सकता है एड्स या एडवर्टाइजमेंट्स करवाए जाएं, तो ये सब जो आइडल एसेट्स है ना इनको मोनेटाइज किया जाए। आइडल एसेट्स यानी कि अभी फिलहाल ये कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा, लेकिन जब इन एसेट्स को मोनेटाइज कर दिया जाएगा तो ये रेवेन्यू भी देने लगेगा, तो यहाँ से भी अर्निंग निकल जाएंगे। तो एक तो फ्राइट बास्केट को डाइवर्सिफाई करो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मोनेटाइजेशन ऑफ द आइडल एसेट्स सो दैट अन्य अर्निंग्स भी आ सके रेलवेज को। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टेप्स लिए जाएं सो दैट जो इंटरनल रेवेन्यूज हैं रेलवे की उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इंटरनल रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब रेलवे जो एज ए रेवेन्यू अर्न करता है वो हो गई इंटरनल रेवेन्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइट सर्विसेज, पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद इनको जो रेवेन्यू आते हैं टिकट के ऊपर या फिर फीस जो ये कलेक्ट करते हैं या फिर कोई रेलवे लैंड जो वो लीज पर देते हैं तो वहां से भी रेवेन्यू आ गई। तो ये सब हो गए इंटरनल रिसोर्सेस से आने वाले पैसे। तो स्टेप्स लिए जाएं टू ऑगमेंट द इंटरनल रेवेन्यूज। फॉर एग्जांपल पैसेंजर, बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेन ट्रेवलिंग में टिकट नहीं कटाते हैं तो प्रॉपर कलेक्शन ऑफ द टिकट फीस ये सब होनी चाहिए। एंड इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो डिपेंडेंस है ग्रोस बजटरी सपोर्ट के ऊपर एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स के ऊपर वो कम हो सके, वो कंट्रोल किया जा सके। एंड साथ ही साथ जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं है ना उनके वर्किंग को रिव्यू किया जा सके। एंड जो नॉन वर्किंग रेलवे पीएसयूज हैं अब चूंकि ये काम ही नहीं कर रहे हैं, बेकार गवर्नमेंट का खर्चा भी हो रहा है, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो इन सब के जो वेंडिंग प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक किया जा सके। यानी कि इन सब
नॉन वर्किंग रेलवे पीएसयूज को क्लोज करके जो अपने लॉस है वो बचाए जाएं। एंड नेक्स्ट सजेशन इज दैट जो पैसेंजर एंड अदर कोचिंग टैरिफ्स उनको भी रिवाइज करने की जरूरत है, सो दैट जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन गवर्नमेंट को या इंडियन रेलवेज को आते हैं उनको रिकवर किया जा सके। बट ये जो टैरिफ्स के रिविजिट करने की बात है उसको फेज्ड मैनर में किया जाए, ऐसा नहीं कि एक ही बार में काफी ज्यादा जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया जाए। अलोंग विथ लॉसेस को कम किया जाए इन इट्स कोर एक्टिविटीज। एंड अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू टू द इंडियन रेलवेज, या इंडियन रेलवेज को जो फाइनेंस प्राप्त होती है, पैसे प्राप्त होते हैं, वो कहाँ कहाँ से होती है। तो एक तो इनका इंटरनल रिसोर्सेज जो ये फ्राइट एंड पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड कर कर इनको प्राप्त होती है, या फिर इनके जो लैंड है, एसेट्स है, उनको ये लीज आउट करते हैं तो यहाँ से प्राप्त होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्रोस बजटरी सपोर्ट। ग्रोस बजटरी सपोर्ट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से बजट में प्रोविजन होता है इंडियन रेलवेज को पैसे देने का, तो ये हो गया आपका ग्रोस बजटरी सपोर्ट। एंड नेक्स्ट इज योर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस यानी कि जब ये जो आपके रेलवेज होते हैं बोरोइंग करते हैं तो ये हो गया एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, यानी कि बजट से अलावे जो ये पैसे बोरो करते हैं, या फिर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, या फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये सब हो गए एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो ये 3 मेथड्स है जहां से रेलवेज को फाइनेंसिंग प्राप्त होती है। तो ये हमने डिटेल से इस इश्यू के बारे में जाना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द सेकेंड आर्टिकल। श्रीलंका डिटेन्स 13 मोर इंडियन फिशरमैन। आप बार बार श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन में 2 इंपॉर्टेंट इश्यू जरूर देखते होंगे, एक तो फिशरमैन का इश्यू, एक तमिल इश्यू, है ना। फिशरमैन इश्यू काफी ज्यादा रहती है बिकॉज बार बार ये न्यूज में आते हैं कि जो इंडियन फिशरमैन है उनको डिटेन कर लिया गया है, उनके बोट को डिटेन कर लिया गया है। तो आखिरकार मुद्दा क्या है उसके बारे में जानेंगे, आखिरकार क्यों फिशरीज डिस्प्यूट बार बार इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलती है। तो उसको समझने से पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो आपको ही पता है इंडिया एंड द नेबरहुड रिलेशंस, इस टॉपिक के अंतर्गत आपका ये कवर होगा। एंड इसमें आपका इंडो श्रीलंका रिलेशन कवर होगा, ठीक है। तो न्यूज में क्या है, सबसे पहली बात तो देख लो, ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है, ये पूरा रामेश्वरम, एंड ये आपका श्रीलंकन लैंड मास, ये पाक स्ट्रेट है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, एंड फिर ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो ये है कचतीबू आइलैंड, ठीक है। ये पहले इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में था, लेकिन 1974 में ये जो आपका कचतीबू आइलैंड है ये श्रीलंका के पास चला गया है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूज। तो हाल ही में श्रीलंकन अथॉरिटी ने 68 इंडियन फिशरमैन को एंड उनके 10 बोट को डिटेन कर लिया है। क्या आरोप लगाई गई थी कि एलिज्ड पोचिंग एंड इलीगल फिशिंग श्रीलंका के जो वाटर रीजन है उसमें ये कर रहे थे, और जब ये बात सामने निकल कर आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस इश्यू को जल्द से जल्द टैकल किया कि जो इंडियन फिशरमैन हैं उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, उनके जो बोट्स पकड़े गए हैं उनको रिलीज किया जाए। तो ये भी टॉक्स हुई। तो हमें तो ये समझना है कि आखिरकार कारण क्या है इस श्रीलंका इंडिया फिशरीज डिस्प्यूट के। तो पहली बात तो डिफाइंड मेरीटाइम बाउंड्री ही नहीं है, लैक ऑफ डिफाइंड मेरीटाइम बाउंड्री। मेरीटाइम बाउंड्री यानी कि जो सी वाटर है ना इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो एक प्रॉपर डिफाइंड मेरीटाइम बाउंड्री अभी तक नहीं निकल कर आई है, सो दैट ये इंश्योर किए जा सके कि जो इंडियन वाटर है वो या उनकी बाउंड्री कहां तक है, जो श्रीलंका वाटर है उनकी बाउंड्री कहां तक एक्सटेंड करती है। तो ये लैक ऑफ डिफाइंड मेरीटाइम बाउंड्री, जिसके कारण जो फिशरमैन होते हैं उनको पता नहीं चलता एंड अल्टीमेटली वो दूसरे की वाटर बॉडीज में एंटर कर जाते हैं और अल्टीमेटली उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो लैक ऑफ डिफाइंड मेरीटाइम बाउंड्री। तो आप देख सकते हो वैसे तो इंडिया और श्रीलंका ने 4 मेरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स
1974 से 76 के बीच साइन किए थे, लेकिन वेल डिफाइंड मेरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज इज नॉट देयर। एंड 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता होगा, दोनों देश के बीच। इसके तहत जो रिसोर्स रिच कच्चतीबू आइलैंड है, पहले ये भारत के कंट्रोल में था, उसको श्रीलंका को सौंप दिया गया था। यही है आपका, है ना, उसको श्रीलंका को सौंप दिया गया था। लेकिन जो तमिल फिशरमैन है, आपको भी पता है, इनके पास ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स हुआ करती थी, सदियों से यहाँ पर ये फिशिंग करते थे, है ना। लेकिन जब इसे सौंप दिया गया तो फिर इनके कंसर्न्स कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं किए गए। एंड नेक्स्ट इज योर टाइटेंड सर्वेलेंस, जो आपका श्रीलंकन अथॉरिटी है, श्रीलंकन नेवी है, 2009 से ही इन्होंने सर्वेलेंस जो है अपने नदर्न मैरीटाइम बाउंड्री में टाइट कर दिए हैं, सो दैट जो तमिल इंसर्जेंस की घटना हुई थी वो घटना दोबारा ना हो श्रीलंका में। एंड नेक्स्ट इज योर कि जो मेराइन रिसोर्सेस का काफी ज्यादा डिप्लीशन तमिलनाडु कोस्ट में हो रहा है ना। तो ये जो आपका तमिलनाडु कोस्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मेराइन रिसोर्सेस का काफी ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एलोंग विथ जो फिशरमैन मछलियां पकड़ने के लिए जो टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं बॉटम ट्रोलिंग, इसकी बहुत बड़ी कमी है कि ये जो है हर प्रकार की फिश को कैप्चर कर लेता है। इनफैक्ट जो अंडे होते हैं फिशेस के, उन सब को भी ये कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण जो प्रॉपर एंड हेल्दी रिप्रोडक्शन एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिशेस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, और धीरे धीरे जो इनका क्वांटिटी है फिशेस का वो घटता जा रहा है। तो पहले तो तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो रिच मेराइन रिसोर्सेस से भरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो मेराइन रिसोर्सेस हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप फिशरमैन कहाँ जाएंगे? जाएंगे वो रिलेटिवली रिसोर्स रिच श्रीलंकन वाटर में, ठीक है। दैट्स वाई ये भी एक फैक्टर है। एंड वैसे आप कहीं पर यूज कर सकते हो, अगर फिशरीज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो श्रीलंका ने वैसे बॉटम ट्रोलिंग को बैन कर दिया था बिकॉज इनके नुकसान काफी ज्यादा है। 2017 में ही ये बैन किया गया था। तो ये हमने सेकेंड आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, स्पेशल असिस्टेंस मेजर्स एक्सटेंडेड टू आंध्र प्रदेश इन लिeu ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जो वादा किया गया था। आपको ही पता है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आया था, जिसके तहत तेलंगाना सेपरेट हुआ फ्रॉम द आंध्र प्रदेश एंड एक सेपरेट राज्य के रूप में स्टेब्लिश हुआ। लेकिन इस आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये भी वादा किया गया था कि हम आने वाले समय में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा आपको देंगे, ठीक है। अलोंग विथ फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन, नीति आयोग के रिपोर्ट में ये सब ने स्पेशल असिस्टेंस मेजर की बात कही थी कि आंध्र प्रदेश को दिया जाए, ठीक है। तो यही न्यूज है। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आप देख सकते हो, ये आपका कवर होगा फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ट्रेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फीचर्स, इसमें भी आपका ये कवर हो जाएगा। तो ये जो आपका स्पेशल असिस्टेंस मेजर है ये प्रोवाइड किया जाएगा किस वे में? तो बेसिकली आप इसको अच्छे से समझ लो कि आंध्र प्रदेश ने जो भी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट साइन किए हैं बिटवीन द पीरियड ऑफ 2015-16 टू द पीरियड ऑफ 2019-20, और इस प्रोजेक्ट के तहत उनको लोन लिया गया होगा, इंटरेस्ट पे करने होंगे, तो ये सारे जो रिपेमेंट है लोन के या इंटरेस्ट के, ये स्पेशल असिस्टेंट मेजर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए, ये जो SAM है यानी कि स्पेशल असिस्टेंस मेजर, ये किस रूप में दिया जाएगा? तो बेसिकली लोन एंड इंटरेस्ट के रिपेमेंट
के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें SCS की, यानी कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, इसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ये पहली बार 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था। याद रखना, इट इज नॉट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 1969 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेट का क्लासिफिकेशन सेंटर के द्वारा दिया जाता है, सो दैट उन राज्यों का प्रॉपर विकास हो सके जो जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस करते हैं। जैसे वो स्टेट जहां पर हिली ट्रेन ज्यादा है, हिली ट्रेन यानी कि हिल फिजियोग्राफी, या फिर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं ये, या फिर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है उस राज्य में, या फिर उनके जो फाइनेंसेस उतने ज्यादा मजबूत नहीं है कि वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करवा सके। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं जिसके तहत आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। याद रखना इस कंडीशन को, प्रीलिम्स के लिए भी ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस एंड नॉन वायबल स्टेट फाइनेंसेस। एंड जो 14th फाइनेंस कमीशन है, वैसे तो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न एंड 3 जो हिली स्टेट्स है उन्हें दिया जाए। ये 3 हिली स्टेट्स कौन, नाम बताना एक बार फ्रेंड्स। एंड इसके तहत बेनिफिट क्या होता है, यानी कि कोई राज्य को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलता है तो क्या बेनिफिट होते हैं, तो बेनिफिट फाइनेंस के क्षेत्र में काफी ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपको पता है नॉर्मल स्टेट्स अगर होंगे तो उनको 60:40 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी राज्य को SCS का दर्जा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% ऑफ द स्टेट एक्सपेंडिचर वो खुद बियर करेगा सारे के सारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर, एज वेल एज एक्सटर्नल एड भी दिए जाते हैं। एंड जो रेस्ट 10% है, ये भी याद रखना, ये जो रेस्ट 10% है, यानी कि 90% तो सेंटर बियर करेगा ही करेगा, और ये जो 10% है ना, ये लोन के रूप में स्टेट को दिया जाता है, वो भी 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं एक प्रकार से अगर कहा जाए तो। एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ये कि ये जो स्कीम्स हैं, लेट्स से कि इन पर खर्च की गई, बहुत सारे पैसे बच गए, तो ये जो अनस्पेंटेड मनी है ये लैप्स नहीं होते, इसको आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। एंड स्टेट्स हैविंग द SCS स्टेटस, उनको वेरियस और फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाता है, इनकम टैक्स, ये सब जो आपका इकोनॉमिक टैक्सेस हैं इन सब से एग्जम्प्ट किया जाता है, सो दैट उस रीजन में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके। बिकॉज आपको ही पता है SCS का दर्जा किसे मिलता है ना, जिनके पास नॉन वायबल स्टेट फाइनेंसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, तो इन सब को ठीक करने के लिए जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आए इसके लिए कुछ इंसेंटिव तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं कस्टम ड्यूटीज कम करके, एग्जेम्प्ट करके, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, इन सब को लेकर। सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड दिस एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फर्स्ट एग्रीटेक कोहॉर्ट अंडर साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च। क्या है ये फर्स्ट एग्रीटेक कोहॉर्ट? तो सबसे पहली बात तो एग्रीटेक को समझते हैं। एग्रीटेक का मतलब ये हुआ कि जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को लेकर आते हैं, जिसके तहत जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है, एज वेल एज टाइम लगती हैं, उन सबको कम किया जा सके, एज वेल एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सके, इफिशिएंसी को बूस्ट किया जा सके, प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके, प्रॉफिटेबिलिटी को भी बूस्ट किया जा सके। तो एग्रीटेक इसमें काफी ज्यादा मददगार होता है। तो ये एग्रीटेक के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। अब इसे जानने के बाद सबसे पहले सिलेबस में आते हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट सिलेबस है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो, कहाँ गया आपका, हाँ, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। तो एग्रीटेक याद रखना है आपको, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो आपका एग्रीटेक कोहॉर्ट है, इसको लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, इन तीनों के द्वारा अंडर द SSIP प्रोग्राम। SSIP यानी कि साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के तहत इस एग्रीटेक कोहॉर्ट को लॉन्च किया गया है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 इंस्टीट्यूशन, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग एंड द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? तो जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, जिनकी जमीन काफी कम है,
अक्रॉस द एशिया, अफ्रीका, उन सब के फार्मर्स को मदद किया जाएगा सो दैट जो एग्रीकल्चर रिलेटेड चैलेंजेस पोस्ट पैंडेमिक में ये फेस कर रहे हैं उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए, सॉल्व किया जाए। एंड अगर हम बात करें SSIP की, तो SSIP जुलाई 2021 में लॉन्च की गई थी बाय द सेम ट्रायो दैट इज AIM, नीति आयोग, इन पार्टनरशिप विद UNCDF, कैपिटल डेवलपमेंट फंड, सो दैट इनोवेशंस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी हुए हैं उनका क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज हो सके, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द इन्वेस्टमेंट, इन सब को प्रमोट किया जा सके among the emerging market across the India, Indonesia, Malawi, Malaysia, Kenya, Uganda and Zambia। ठीक है, तो ये SSIP आपको याद रखने, ठीक है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ इनोवेशन, इनसाइट्स एंड द इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री। एंड एग्रीटेक के बारे में तो आपको बता ही दिया हूँ। एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट रिपोर्ट, ये बेसिकली 3 जनरल एग्रीटेक ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि 3 एग्रीटेक ट्रेंड जो चल रहे हैं। एक ट्रेंड तो यही है कि नए टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस क्रिएट किए जाएं, जैसे GM क्रॉप्स का हम लोग लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं टू एनहांस द प्रोडक्शन। एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो टू ब्रिंग फूड प्रोडक्शन क्लोजर टू द कंज्यूमर्स, तो ये भी एग्रीटेक टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। अलोंग विथ क्रॉस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस को भी इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। क्रॉस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि एक टेक्नोलॉजी है दूसरे सेक्टर में काम कर रही है, तो वही टेक्नोलॉजी हो सकता है आपका दूसरे सेक्टर में काम करने लगे, तो ये होता है आपका क्रॉस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी। वन टेक्नोलॉजी इज being incorporated to the other industry या फिर अदर सेक्टर कह सकते हो, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटिंग क्रॉस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। एंड अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत क्यों एग्रीटेक पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा है। बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट बात है, भारत फोकस करे कैसे, क्योंकि आप देख सकते हो 50% जो पॉपुलेशन है भारत की लगभग वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्रीकल्चर का सिग्निफिकेंट है हमारे जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में। कैसे? 15 से 18% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो आपका एग्रीकल्चर से आता है। सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन सर्विसेज से आता है, आपको ही पता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि एग्रीटेक की जरूरत इसलिए भी है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है एक समय आएगा जब इंडिया विल बी द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नंबर बाय रिप्लेसिंग द चाइना। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एवरेज इनकम भी बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव को भी देख लो, भारत में डोमिनेट हो रहा है। तो इसके कारण फूड की क्वांटिटी, फूड की क्वालिटी, बिकॉज एवरेज इनकम बढ़ने के बाद क्वालिटी फूड की डिमांड होंगी, क्वांटिटी ऑफ फूड की डिमांड होगी, न्यूट्रिशियस फूड की डिमांड होगी, वैरायटी ऑफ फूड, डाइवर्सिटी ऑफ फूड की डिमांड होगी। तो दैट्स व्हाई एग्रीटेक का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। एंड इनिशिएटिव जो लिए गए हैं इंडिया के द्वारा, तो पहली बात तो गवर्नमेंट का फ्री ऐप है दैट इज किसान सुविधा ऐप, जो फार्मर को वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, करंट वेदर, मार्केट प्राइस, डीलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्लांट प्रोटेक्शन एंड मोर। दूसरा है गवर्नमेंट ने इनोवेशन एंड एग्री इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार 2018-19 में, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इनोवेशन एंड एग्री इंटरप्रेन्योरशिप कीवर्ड याद रखना, इनको प्रमोट करना है एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है टू द इंक्यूबेशन इकोसिस्टम, सो दैट ये जो एग्री इंटरप्रेन्योरशिप का माहौल जो बने, आगे बढ़े, इनके आइडियाज को जगह मिले। एंड नेक्स्ट इज योर इसरो का जियो प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं भुवन प्लेटफॉर्म, जो वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करता है प्लांटेशन के बारे में, पेस्ट सर्वेलेंस के बारे में, वेदर के बारे में। तो ये सब डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉन्चेज ओपन एक्वेरियज लाइसेंसिंग प्रोग्राम बिड राउंड 7। तो ये जो आपका OALP बिड राउंड 7 इसको लॉन्च कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। क्या है ये OALP? तो इसको जानने से पहले सबसे पहली बात तो हम सिलेबस में आते हैं। तो देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, इसके अंतर्गत ये कवर होगा आपका। तो ये जो OALP स्कीम है या मैकेनिज्म है, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट ने हेल्प पॉलिसी लेकर आई है
हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी उसी का एक पार्ट है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन हो। तो इस मैकेनिज्म में होता क्या है, तो इस मैकेनिज्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो अपने चॉइस का ब्लॉक चुन सकते हैं। और वो कहां से चुनेंगे, तो बेसिकली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन डाटा जो अवेलेबल है नेशनल डाटा रिपोजिटरी पर, वहां से वो अपने चॉइस वाले ब्लॉक्स चुनेंगे एंड उसके बाद वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को कि भाई साहब हम इस ब्लॉक में एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। तो बेनिफिट क्या होगा कि इसमें फॉर्मल बिड राउंड जो गवर्नमेंट बार बार कंडक्ट करती है फ्रॉम द टाइम टू टाइम, वो उसके लिए इंतजार नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो विदाउट वेटिंग फॉर द फॉर्मल बिड राउंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड ये जो OALP 7th राउंड है, इसके तहत 8 ब्लॉक चुने गए हैं जो लगभग 6 सेडिमेंट्री बेसिन्स में स्प्रेड है, कवर्स द 5 स्टेट, अप्रोक्स द एरिया ऑफ 15,766 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके तहत ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोग्राम चलाई जाएंगी। एंड इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो प्रोजेक्ट, ये जो पॉलिसी हेल्प है यानी कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये मार्च 2016 में लॉन्च की गई थी और इसने किसको रिप्लेस किया था, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को रिप्लेस किया था। और एक क्वेश्चन आप रेडी कर सकते हो कि हेल्प का सिग्निफिकेंस नेल्प के कंपैरिजन में क्या रहा, यानी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्प ओवर द नेल्प। तो पहली बात तो पहले प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल हुआ करता था NELP पॉलिसी के तहत, अभी क्या है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। इसके तहत रेवेन्यू शेयर किए जाएंगे, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसको एज ए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर आधारित होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हाइड्रोकार्बन्स उस ब्लॉक से निकलेंगे सबके लिए सिंगल लाइसेंस मान होगा। पहले क्या होता था कि अगर कोई पेट्रोल है तो पेट्रोल के लिए अलग लाइसेंस लो, नेचुरल गैस निकालना तो उसके लिए अलग लो। लेकिन अब क्या हुआ कि जो ब्लॉक है और ब्लॉक में जो भी हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए सिंगल लाइसेंस ही चलेंगे इंस्टेड ऑफ सेपरेट लाइसेंसेस इन द NELP। एंड नेक्स्ट जो रॉयल्टी रेट को भी कम की गई है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रा डीप ऑफशोर के लिए रॉयल्टी रेट 2% है, ऑन लैंड के लिए आपका 12.5% है। एंड इतना ही नहीं, अगर डीप सी ड्रिलिंग की जा रही है तो फर्स्ट 7 ईयर्स तक कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएंगी। ऑल्सो देयर इज कंसेशन इन द रॉयल्टी रेट्स फॉर द अर्ली प्रोडक्शन, है ना। तो अगर अर्ली प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है तो रॉयल्टी रेट में भी कुछ कंसेशन दिए जाएंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूसिंग या एनर्जी इन्वेस्टर्स है उनको आकर्षित करने के लिए सब स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। एंड सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ये तो है ही है। एंड प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम भी दी गई है कि वो अपने अनुसार प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो इसे डिस्कस करने के बाद फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। तो पहली बात तो सी ऑफ जापान को देख लो, ये है आपका सी ऑफ जापान जो कि ईस्ट सी भी कहते हैं ना। तो ये जो सी ऑफ जापान है ये इसको ईस्ट सी कहते हैं। और बेसिकली सबमर्ज्ड रशियन सबमरीन, यानी कि जो सबमरीन है सबमर्ज्ड थी और वैसे भी सबमरीन सबमर्ज्ड ही होती है। इन्होंने सक्सेसफुली क्रूज मिसाइल लॉन्च कर दिया है सी ऑफ जापान से, यहीं से, है ना। तो अगर हम बात करें इस जियोग्राफिकल बाउंड्री की सी ऑफ जापान की, तो एक तरफ ये जापान से बाउंडेड है, ये पूरा जापान का ही आइलैंड है, आपको भी पता है। एंड शक्लिन आइलैंड टू द ईस्ट, तो ईस्ट में आपको शक्लिन आइलैंड मिल जाएंगे, ये देख लो, है ना, शक्लिन आइलैंड। तो शक्लिन आइलैंड ईस्ट में अलोंग विद जापान एंड रशिया भी मिल जाएगा, कोरिया भी मिल जाएगा। ये रशिया है, ये कोरिया है ऑन द एशियन मेनलैंड दैट कम्स इन द वेस्टर्न पोर्शन। तो एक देख सकते हैं ये कोरिया हो गया, ये आपका रशिया हो गया, ये आपका शक्लिन आइलैंड हो गया, ये आपका जापान हो गया। इसके बीच में आपका बाउंडेड है सी ऑफ जापान या ईस्ट सी। और इम्पोर्टेंट बात ये है, आप मैप में ही देखो, मैं आप इस इमेज को रंगीन कर दिया, आई एम रियली सॉरी। एंड इट इज कनेक्टेड विद द ईस्ट चाइना सी, है ना। तो यहाँ पर है नीचे ईस्ट चाइना सी और ये ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्टेड है किस से, देख सकते हो कोरिया स्ट्रेट है ना, कोरिया स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी से। एंड व्हाट, ओखोस्ट सी से भी कनेक्टेड है इन द नॉर्थ। नॉर्थ में आपका ओखोस्ट सी है और साउथ में आपका ईस्ट चाइना सी है।
ईस्ट सी इज डिफरेंट फ्रॉम ईस्ट चाइना सी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करने पूछे तो सबसे नॉर्थ में सी ऑफ कोस्ट है, फिर सी ऑफ जापान है, फिर जाके आपका ईस्ट चाइना सी है। एंड इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट जो यहाँ पर देखने को मिलता है, तो जापान जो है क्लेम करता है रशियन हेल्ड सदर्न कुरिल आइलैंड, है ना, जो कुरिल आइलैंड है उस पर अभी फिलहाल रशिया क्लेम किए हुए हैं, लेकिन ये डिस्प्यूट है बिटवीन द जापान एंड रशिया, जो कि आपका नियर द सी ऑफ ओकेस्ट लोकेटेड है। ये है आपका क्यूरिल आइलैंड, ठीक है। एंड टोक्यो इसे नदर्न टेरिटरीज रेफर करता है, तो देख सकते हो, यानी टोक्यो हो जापान। एंड नेक्स्ट द पर्सनैलिटी न्यूज, श्रीनिवास रामानुजन, इनका जो पीरियड आप देख सकते हो 22 दिसंबर 1887 टू 26 अप्रैल 1920, तो इनका बर्थ एनिवर्सरी था बेसिकली 22 दिसंबर को, और ये नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है क्योंकि मेंस में आ सकते हैं। तो पहली बात तो रामानुजन यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स थे ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के, इसमें बहुत ही चहेते व्यक्ति शामिल होते थे और इसमें जगह मिली रामानुजन को भी। एंड फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड ए फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज, तो पहले भारतीय टू बी इलेक्टेड ए फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो यही थे। मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन देख सकते हो, एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स, नंबर थ्योरी इन्होंने दी, एलिप्टिकल फंक्शंस, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, इनफाइनाइट सीरीज के कंसेप्ट इन्होंने दिए। एंड वन ऑफ हिज मोस्ट रिजल्ट फाइंडिंग क्या था, इनफाइनाइट सीरीज फॉर पाई, जो आज बहुत सारे एल्गोरिथम का बेस है जो हम इस्तेमाल करते हैं। एंड इनका जो लाइफ है वो 2015 के फिल्म में भी पोर्ट्रेट किया गया था, दिखाया गया था, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, आपने देखा भी होगा। तो ये फ्रेंड्स हमने आज टोटल डिस्कशन किए। होप आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक से कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर